नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर टेस्ट, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित ये पांचों सब्जेक्ट से दोस्तों 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, करना क्या है आपको कि 40 प्रश्न दोस्तों सारा का आपको आंसर पहले खुद से लगाना है, ठीक है। और लास्ट में आप आपको कमेंट करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है। और दोस्तों, टेस्ट को आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है हमारा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आम, और बी में लिखा हुआ है गुलाब, सी में लिखा हुआ है गेहूं और डी में लिखा हुआ है मटर। तो दोस्तों, आपको बताना है इस प्रश्न में कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना। दोस्तों, तब मटर को चुना था। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1, और बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जनन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि पहला जो होता है लैंगिक जनन होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो दोस्तों देखिए, ओजोन का सूत्र हमारा क्या होता है, तो O3 होता है। और आपसे पूछा गया है कि एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो परमाणु कितना है दोस्तों 3 है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 3, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिए, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है लोहा, बी में लिखा है नाइक्रोम, सी में लिखा है टंगस्टन और डी में लिखा है टिन। तो दोस्तों, आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि विद्युत हीटर का जो तंतु होता है दोस्तों, वो किस पदार्थ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपसे पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन, और बी में लिखा है वर्ण विक्षेपण, सी में लिखा है प्रकाश के परिकिरणन, और यहाँ डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है यहाँ से कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर इसमें आपको हम बताना है दोस्तों कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मिट्टी, बी में लिखा है प्लास्टिक और सी में लिखा है कांच और डी में लिखा है पानी। तो दोस्तों, आपको बताना है यहाँ से कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का दोस्तों लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्लास्टिक दोस्तों, कांच, पानी, ये तीनों को दोस्तों लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 70%, बी में लिखा है 78%, सी में लिखा है 90% और देखिए डी में लिखा है 75%। तो दोस्तों, आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 21% दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि CO2 दोस्तों, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
8 नंबर, बताइए इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हो NaCl, और बी में लिखा हुआ MgCl2, और सी में लिखा हो Na2SO4, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 4, बी में लिखा हुआ 5, और सी में लिखा हुआ 6, और यहाँ डी में लिखा हुआ 7। तो दोस्तों आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछा गया है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ पत्थर, बी में लिखा हुआ हीरा, और सी में लिखा है दोस्तों कार्बन, और डी में लिखा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो हीरा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, सारा का सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो का एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जिससे आप स्किप कर दें। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। देखिए दोस्तों, मत्स्य पालन मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है प्राथमिक क्षेत्र, बी में लिखा है द्वितीयक क्षेत्र, सी में लिखा है तृतीयक क्षेत्र, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन दोस्तों यानी कि मछली पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है, और जो कृषि होता है दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गेहूँ, और बी में लिखा है दोस्तों तिलहन, और सी में लिखा है जौ, और डी में लिखा है धान। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो धान जो है दोस्तों ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए गेहूं दोस्तों होगा, तिलहन दोस्तों, और ये जो हो गया ये तीनों दोस्तों रबी फसल है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर पर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है पटना, और डी में लिखा है बेंगलुरु। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर है। इसमें आपको यहाँ से पूछा गया है दोस्तों भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है गोवा, सी में लिखा हुआ है दिल्ली, और डी में लिखा है मुंबई। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। दोस्तों गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है दोस्तों, तो कम कहाँ के, बिहार का है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार के दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेगा, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सारा प्रश्न को दोस्तों आप पहले आंसर खुद से लगाइए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप हमारा आंसर को देखिए। देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मोरारजी देसाई, बी में लिखा है नीतीश कुमार, सी में लिखा है जयप्रकाश नारायण, और डी में लिखा है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि बिहार की में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
16 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पंजाब, बी में लिखा हुआ है केरल, और सी में लिखा हुआ है बिहार, और डी में लिखा है दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो हमारा बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 17 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में दोस्तों कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है लोकसभा, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है मंत्रिमंडल, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों विधानसभा, और देखिए डी में लिखा है पंचायती राज संस्थाएं। तब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कि भारत में कहाँ दोस्तों औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं में है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और बी में लिखा हुआ 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी में लिखा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है कोलकाता, और सी में लिखा है चेन्नई, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, बताइए। तो दोस्तों मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पंच, बी में लिखा है प्रमुख, सी में लिखा है सरपंच, और डी में लिखा है न्याय मित्र। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों सरपंच होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 21 नंबर। और दोस्तों इस प्रश्न को आपको हम जितना करवा रहे हैं आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए 40 प्रश्न में से दोस्तों जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोटबुक पर नोट करते चले। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, जो आपका तैयारी का लेवल होगा वो काफ़ी अच्छा होते जाएगा। ठीक है, जब अगर जो आपको जो क्वेश्चन को याद नहीं है दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, और कहीं भी दोबारा वो क्वेश्चन आपको मिल जाए दोस्तों तो उसको 1 सेकेंड में आप जवाब दीजिए। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है राम बहादुर, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों दिल बहादुर, सी में लिखा है फूल बहादुर, और यहाँ देखिए डी में लिखा है गुल बहादुर। तब बताइए यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों दिल बहादुर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी में लिखा है अमरकांत, और सी में लिखा हुआ है मैक्स मुलर, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि सभा शब्द दोस्तों कौन संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जातिवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, सी में लिखा है समूहवाचक, डी में लिखा है भाववाचक। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो समूहवाचक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
24 नंबर, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी, और सी में लिखा है मंगू, और डी में लिखा है मंगम्मा। तो दोस्तों बताइए आप इसका आंसर कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों लक्ष्मी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, और बी में लिखा है लक्ष्मण, और सी में लिखा है राम रतन, और डी में लिखा है महेश। तो दोस्तों आप यहाँ से बताइए कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों आज तक आपको हम किसी वीडियो को शेयर करने के लिए प्रेस नहीं किए, ठीक है, पर इस वीडियो को आपको हम कह रहे हैं इसलिए दोस्तों कि टेस्ट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़का अगर जो देता है तो आप उसमें कंपेरिजन कीजिए कि दोस्तों कि हमारा नंबर उस पर कितना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप जितना आपसे बन सकता है फेसबुक, व्हाट्सअप जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों कंपैरिजन कीजिए कि हम कितना पानी में हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 40 प्रश्न जो इसमें आपको हम सिलेक्ट किए हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको पता कीजिए कि 40 प्रश्न के दोस्तों हमारा पोजीशन जो है इतना लड़का में हमारा क्या पोजीशन आ रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, ठीक है। देखिए 26 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है बिरजू महाराज का संबंध किससे था? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बांसुरी से, बी में लिखा है तबला से, सी में लिखा है कथक से, और डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो दोस्तों कथक से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1823 ईस्वी में, बी में लिखा है 1824 ईस्वी में, सी में लिखा हुआ है 1825 ईस्वी में, और डी में लिखा है 1826 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे दोस्तों कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दोस्तों पिता, और बी में लिखा है दोस्तों माता, और सी में लिखा हुआ है भाई, और डी में लिखा है बहन। तो आपको बताना है यहाँ से दोस्तों कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लास्ट में आप हमको जरूर करके बताइएगा दोस्तों कि 40 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न को आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि कितना पानी में हम हैं, ठीक है। देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ हाथ धोना, बी में लिखा है सफाई करना, और यहाँ सी में लिखा है चोरी करना, और डी में लिखा है गंदगी फैलाना। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होगा? तो चोरी करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है विरोधी, बी में लिखा है दोस्तों पक्षधर, और सी में लिखा हुआ है दोस्तों समर्थक, और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ से दोस्तों कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो दोस्तों विरोधी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पाकिस्तान, बी में लिखा हुआ यूनान, सी में लिखा है नेपाल, और डी में लिखा हुआ है भारत। तो दोस्तों किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्षमा, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों आलस्य, और सी में लिखा हुआ है क्रोध, और डी में लिखा है लोभ। तो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो बताइए दोस्तों कि शरीर का दोस्तों सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आलस्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। पूछा गया है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पुरुष, बी में लिखा है स्त्री, सी में लिखा है कवि, और डी में लिखा है बालक। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो दोस्तों स्त्री होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है 1/√3 का मान है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है sin 30 डिग्री, बी में लिखा है tan 30 डिग्री, सी में लिखा है tan 60 डिग्री, और डी में लिखा हुआ है sin 60 डिग्री। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि 1/√3 का मान है। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो 1/√3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ पे जाइए। उस पर आपको साइंस का प्लेलिस्ट, सोशल साइंस का प्लेलिस्ट, मैथ का प्लेलिस्ट और दोस्तों हिंदी का प्लेलिस्ट, इस सारा का प्लेलिस्ट आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो कि इसमें जितना भी प्रश्न को कवर किया गया है दोस्तों वो आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया गया है, ठीक है। इसलिए एक बार उसे आप जरूर देखें, ठीक। देखिए 35 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो दोस्तों समांतर माध्य हम किस तरह से निकालते हैं। तो a + b दोस्तों बटा में 2 कर देते हैं तो हमारा समांतर माध्य निकल जाता है। तो देखिए यहाँ से हम लगाएंगे दोस्तों तो कितना a हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 और b कितना हो जाएगा 19, और बटा में यहाँ से हम 2 कर लेंगे। तो जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 13 + 19 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 32, 32/2 कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 16 टाइम में कट गया। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपको देगा दोस्तों कुछ दे देगा, आपको कहेगा बीच के समांतर माध्य निकालिए दोस्तों, तो दोनों को जोड़ के आप बटा 2 कर दीजिएगा दोस्तों, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है दोस्तों 0, और सी में लिखा हुआ 5, और डी में लिखा हुआ है 2। तो आपको बताना है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो 0 होती है दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो 1 होता है दोस्तों संभव घटना की प्रायिकता, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया यहाँ पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा हुआ 5, और डी में लिखा है दोस्तों अनंत। तो आपको बताना है दोस्तों कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत खींची जा सकती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए दोस्तों हमारी एक वृत्त है, अगर इस पर स्पर्श रेखा, तो देखिए स्पर्श रेखा हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा दोस्तों इस तरह से खींची जा सकती है। तो अनंत खींचा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। देखिए दोस्तों पहले आप ये समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पाई r स्क्वायर होता है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। हमको वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके बराबर हम यहाँ से लिख लेंगे 64 पाई और यहाँ पर लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा r स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ क्या बच जाएगा
64 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों। और देखिए यहाँ से r बराबर निकालेंगे, इस साइड में स्क्वायर में है दोस्तों, तब बराबर के उस साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ था, इस तरह से आके यहाँ पर वर्गमूल चढ़ गया। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे क्या बराबर, तो r बराबर यहाँ से अगर जो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर 8 r बराबर हमको कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों आपको पूछा गया कि वृत्त का व्यास, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि दोस्तों व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से सूचित करते हैं दोस्तों। और डी बराबर हमारा फार्मूला होता है 2r, और आर का दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी कि दोस्तों त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए हमको यहाँ से डी निकालना है दोस्तों, यानी कि व्यास निकालना है। हम त्रिज्या यानी कि आर दोस्तों यहाँ से कितना निकाल लिए, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, और इंटू में कितना हम त्रिज्या निकाल कर लाए, 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब बराबर दोस्तों यहाँ से करेंगे डी बराबर, तो कितना निकल जाएगा, 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों हमारा व्यास बराबर जो आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए दोस्तों इस फार्मूला आपको बता रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए कि दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ 9 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से हम 9 को कॉमन कर लेंगे, और 9 को कॉमन करके यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा दोस्तों, और हम माइनस में क्या बच जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ से 9 को हम तो कॉमन कर लिए थे, आपको बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों बराबर में फार्मूला क्या होता है, 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम यहाँ पर क्या 1 लिख देंगे, और देखिए यहाँ से 9 इंटू दोस्तों 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 40 नंबर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 90 डिग्री, बी में लिखा है 180 डिग्री, सी में लिखा है 270 डिग्री, और देखिए लास्ट में लिखा है दोस्तों 380 डिग्री। तो आपको बताना है दोस्तों कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो देखिए दोस्तों मान के हमारा इस तरह से एक वृत्त है, अगर इसका केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब कि 40 प्रश्न दोस्तों जो आपको अति महत्वपूर्ण करवाए हैं, इसमें से कितना प्रश्न का दोस्तों आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, और दोस्तों जो प्रश्न आपको सही हुआ है उसी को केवल आप काउंट कीजिएगा, और ईमानदारी पूर्वक दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कितना प्रश्न आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे हम किए हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना आपसे हो सके उतना इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद।